नमस्कार साथियों, मैं तरुणा सत्यादि शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज से हम केमिस्ट्री की जो है पहला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पहला चैप्टर है जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक, अब इस वाले चैप्टर में हमको ये ध्यान रखना है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमको कैसे इसको करना है, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पदार्थ से। ठीक, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पदार्थ से। पदार्थ होता क्या है, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे आसपास जो भी चीजें बनी हुई हैं वो बनी किससे हैं। अगर हम बात करें सुबह से लेकर शाम तक की हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स की ही बनी हुई रहती है ना। अब देखिए यहाँ पर जो पदार्थ का मतलब हम समझ रहे हैं, पदार्थ मतलब ये हो जाएगा कि जिस भी चीज में द्रव्यमान है, जो भी चीज आयतन घेर रही है, ठीक, वो चीज को हम बोलेंगे पदार्थ, है ना। अब पदार्थ का मतलब ये है यहाँ पर कि मान लीजिए ये मेरे पास में पेन है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, आप इसको वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसी पेन की, पेंसिल की, किसी भी मटेरियल की जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सूरज की रोशनी की, सनलाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो हम जानते हैं कि सनलाइट का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, कोई उसका आयतन नहीं होता है। मतलब अगर हम किसी चीज को तौल रहे हैं, उसका मान लीजिए कोई द्रव्यमान 1 kg का है और उसमें सनलाइट आ रही है, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सूरज की रोशनी है उसका कोई द्रव्यमान नहीं है, वो कोई अपना आयतन नहीं घेरती है ना। इसका मतलब क्या कि वो पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें यहाँ पर कि पदार्थ क्या है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या होना जरूरी है उसमें। सबसे पहले तो उसका मास यानी द्रव्यमान होना जरूरी है, या फिर अगर हम बात करें आयतन यानी वॉल्यूम उसका होना जरूरी है। और भी चीजें हैं, लेकिन अगर हम ये दो चीजें भी याद रख लेते हैं तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज द्रव्यमान है और क्या क्या पदार्थ है और क्या पदार्थ नहीं है। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि अब ये पदार्थ क्या क्या है या पदार्थ को हम कैसे बांट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर समझने से पहले हम थोड़ा सा दिमाग में समझे कि पदार्थ हमारे पास में कैसे कैसे हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ चीज ठोस अवस्था में होती है, कुछ चीज द्रव्य अवस्था में होती है, और कुछ कैसी होती है, गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था में होती है। तो सबसे पहले तो एक प्रकार का ये वर्गीकरण हमने देख लिया कि भाई सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ये जो चीजें हम देख सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर पदार्थ की जो अवधारणा है तो हम उसको दो प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहला तो अगर हम बात करें कि पदार्थ को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, तो भौतिक रूप से हम बांट सकते हैं, जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। मतलब इसको हम क्या बोल दें कि सबसे पहले हम भौतिक रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं। अब भौतिक रूप में वर्गीकरण में हमने अभी देखा था कौन कौन सी चीजें आ रही थी। जैसे हमने देखा पदार्थ कैसा हो सकता है, पदार्थ ठोस हो सकता है। दूसरा, पदार्थ कैसा हो सकता है, पदार्थ द्रव्य स्थिति मतलब लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। तीसरा, हमने देखा कि जो पदार्थ है वो कैसा हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना। अब यहाँ पर ये एक प्रकार का वर्गीकरण हुआ। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा वर्गीकरण हो जाएगा रासायनिक वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण कैसा हो जाएगा, रासायनिक वर्गीकरण, है ना। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर भौतिक हम वर्गीकरण कर रहे थे तो जो चीज हम देख सकते थे, जो चीज महसूस कर सकते थे, हमने उसके बारे में देखा। अब यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर आ जाएगा किसी भी चीज का केमिकल कंपोजिशन, मतलब वो किस किस रसायनों से मिलकर बना हुआ है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको वर्गीकरण करेंगे कि कैसा कैसा ये हो सकता है। ठीक, तो रसायन कैसे हो सकते हैं, सबसे पहली चीज तो थोड़ा सा हम बात करें कि रसायन और कैसे कैसे हम इसको बांट सकते हैं, तो हम देखेंगे क्या हो सकता है। भाई कोई भी चीज अगर किसी केमिकल से मिलकर बनी हुई है तो क्या होगा, या तो वो कैसी होगी, शुद्ध अवस्था में होगी, या तो कैसा होगा, वो शुद्ध अवस्था में होगी, और या फिर कैसी हो सकती है, मिक्सचर यानी अशुद्ध, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर अवस्था में हो सकती है।
है ना। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब भी हम थोड़ा सा भी यहाँ पर समझेंगे कि भाई शुद्ध मतलब क्या, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार की चीजें हो। कई बार हम यौगिकों की बात करें तो उसमें एक से अलग दूसरे यानी अलग अलग प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जल का भी उदाहरण ले सकते हैं, यानी पानी का उदाहरण ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुद्ध को ही वापस से वर्गीकृत कर सकते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। ठीक, अब शुद्ध को अगर मैं करूं तो भाई शुद्ध क्या हो सकता है, वापस से दो प्रकार का हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है। अब कोई भी तत्व हो सकता है, यहाँ पर हम ले सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए बोरोन है, एल्यूमिनियम है, हमारी आवास सारणी में जितने भी तत्व हैं वो सभी अगर सिर्फ उसी प्रकार के परमाणु हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शुद्ध में आ जाएगा। दूसरा हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, यौगिक। ये थोड़ा सा अपने आप में कठिन हो जाता है कि भाई यौगिक है, इसमें एक से अलग प्रकार के यानी एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु होते हैं, तो फिर ये शुद्ध कैसे हुआ, है ना। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि तत्व को भी हम क्या बता सकते हैं। भाई तत्व क्या हो सकता है, तत्व हमको पता है, तत्व धातु हो सकता है यानी मेटल हो सकता है। तत्व जो है वो और क्या हो सकता है, अधातु हो सकता है यानी नॉन मेटल हो सकता है। और तीसरा अगर हम बात करें तत्व और क्या हो सकता है, अर्ध धातु हो सकता है, मतलब क्या, मेटलॉइड्स हो सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए अगर मैं तत्व यानी धातु की बात कर रही हूँ, भाई मेरे पास में कोई लोहे का टुकड़ा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोहे के ही परमाणु हैं, तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर अगर मैं एक अधातु का उदाहरण ले लूं, मैंने एक कार्बन का या ग्रेफाइट लिया हुआ है, ग्रेफाइट शुद्ध रूप में है यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई शुद्ध फॉर्म में आ जाएगा, कौन सा, अधातु। अर्ध धातु में हमारे पास में जैसे सिलिकॉन का उदाहरण ले रहे हैं, ऐसी कोई चीज है मेरे पास में जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के परमाणु हैं, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, अर्ध धातु का हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे तत्व जहां पे भी आएंगे वो कौन सी स्थिति हो जाएगी, शुद्ध स्थिति हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यौगिक। सबसे पहले तो यौगिक होता क्या है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत अलग अलग नियम भी हमारे पास रहते हैं, तो अभी नियम तो हम आगे के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है। सबसे पहले तो यौगिक देखें। अब उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर पानी का, सबसे सिंपल उदाहरण है, हम रोज ही यूज करते हैं, पानी का ले लिया। अब मान लीजिए एक गिलास पानी लिया हुआ है, एक गिलास पानी में सिर्फ और सिर्फ प्योर 100% सिर्फ पानी है, इसका मतलब उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं है, कोई भी अलग से लवण उपस्थित नहीं है, कोई भी अलग से धातु या कुछ भी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस गिलास का जो पानी होगा वो क्या होगा, उसमें सिर्फ और H2O के ही अणु होंगे यानी H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O है, एक ही प्रकार के यौगिक उपस्थित हैं, एक ही प्रकार के अणु उपस्थित हैं, तो वो भी कौन सी स्थिति में आ जाएगा, वो भी शुद्ध वाली स्थिति में आ जाएगा, है ना। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई शुद्ध क्या होता है, एक तो तत्व भी होंगे और दूसरा और क्या हो सकता है, यौगिक भी शुद्ध में ही आएंगे, है ना। इसका और आगे हम देखेंगे। अभी ये देखते हैं कि अभी अशुद्ध क्या हो जाएगा। अब तो अशुद्ध अब ये मान लीजिए यानी मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो मिक्सचर मतलब किसी भी दो चीजों को हमने क्या कर दिया है, अब मिक्स कर दिया है। अब जब हमने मिक्स कर दिया है, हमने ये नहीं सोचा कि मुझे कितना कितनी क्वांटिटी में लेना है, हमने सिर्फ दो चीजों को उठाया और हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। अब जब हमने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है यहाँ पर, तो दो कंडीशन हो सकती है। कैसी दो कंडीशन हो सकती है कि भाई दोनों उदाहरण, हम एक दो उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक गिलास पानी लिया हुआ है और उसमें मैंने नमक घोल दिया, एक चम्मच नमक घोल दिया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दो चीजों को घोला है, नमक अलग है, नमक के अणु NaCl अलग रहेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, पानी तो है ही भाई उसमें पहले से, क्या, H2O पहले से ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको देखें कि हमने एक गिलास पानी में क्या लिया है, यहाँ पर पहले से क्या था, H2O था, प्लस मैंने और क्या मिला दिया, यहाँ पर NaCl मिला दिया। अब देखो दो प्रकार के हो गए अलग अलग, अब ये शुद्ध नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। लेकिन क्या आप NaCl के अणुओं को, या NaCl अब जो टूट चुका है Na+ और Cl- में जो आयंस बने हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, भाई हम नहीं देख सकते हैं। मैंने एक गिलास पानी में अगर नमक घोल दिया है, ग्लूकोज घोल दिया है, शक्कर घोल दी है, तो क्या मैं उनके अणुओं को या उनके आयंस को देख सकती हूँ, मैं उनके आयंस को नहीं देख सकती हूँ। तो ये जो प्रकार होता है इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। इसको हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। मतलब मिश्रण को भी दो प्रकार में हम बांटेंगे, यहाँ पर हम उसको पहला जो प्रकार है उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण, है ना, या फिर अंग्रेजी में हम बात करें तो होमोजेनस इसको बोलेंगे, जिसमें एक ही प्रकार का यानी पानी जैसा ही दिखेगा, अलग अलग अणुओं को या आयंस को हम नहीं देख सकते हैं। और जो दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा, कौन सा, विषमांगी।
अब उल्टा मतलब हम समझ ही गए हैं कि भाई विष मांगी उल्टा कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, भाई 1 किलो गेहूं ले लिया, 1 किलो चावल ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि अब हम दोनों को देख सकते हैं, है ना। अब हम दोनों को देख सकते हैं, दोनों अलग अलग, हम अलग नॉर्मल विधि हाथ से चुन के उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मिश्रण जिसको हम देखकर अलग अलग कर सकते हैं या देखकर पहचान सकते हैं कि उनके जो अणु है वो कैसे हैं, अलग अलग है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, विष मांगी मिश्रण। ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब भी हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे दिमाग में हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी हुई है, कहीं ना कहीं केमिकल से ही मिलकर बनी हुई है। और इसीलिए शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, पदार्थ से होती है। हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हमारे बाल, हमारे नाखून, सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, केमिकल से मिलकर बनी हुई है ना। और यही चीजें हमको केमिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी, समझने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो पदार्थ, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसका जो ये वर्गीकरण है ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ये बहुत सिंपल है। हम बहुत छोटी क्लास यानी 9वीं क्लास से शुरुआत कर देते हैं कि भाई पदार्थ क्या होता है, इसका वर्गीकरण क्या है। ठीक है, चलिए आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर ले, है ना। आप इसको नोट डाउन करके थोड़ा सा समझ ले, बस या तो कॉपी में नोट डाउन कर लें, इससे ही आपका काम हो जाएगा। अब पदार्थ के बाद में जो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होगा वो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला जो हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने पढ़ा कि इतने सारे तत्व हैं, तत्व में धातु भी है, धातु भी है और अर्ध धातु भी है। तो हम आगे के कुछ जो नियम बनाए गए हैं, पहले बनाए गए थे, खैर अब तो इन नियमों का कोई ऐसा उपयोग नहीं होता है। हम अगर उनकी बात करें तो अब इन नियमों के द्वारा, यानी ये जो तत्व की हम बात कर रहे हैं, ये मिलकर कैसे रिएक्शन करते हैं आपस में, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, है ना। और थोड़ा सा क्या, फिलहाल क्योंकि अभी हमने पढ़ाई जस्ट शुरू की है तो हमको कैसे इसको कंटिन्यू करना है ये भी हम थोड़ा समझें। सबसे पहले जब भी हम पढ़ाई शुरू करें तो ध्यान रखें कि आपको जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आवर्त सारणी होती है, सभी के पास होनी जरूरी है और उसको एक बार जरूर देखें। देखें मतलब कैसा, कि आप जब उसको देख रहे हैं आपके इस दिमाग में ये जरूर ध्यान में आ जाए कि अरे चलो एस कहाँ है, पी कहाँ है, डी कहाँ है। ये सारी चीजें हम समझेंगे कि एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है, ये वो कैसे बन रही है। लेकिन सबसे पहले दिमाग में उसका एक जो पूरा डायग्राम है वो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ, कहाँ पर एस ब्लॉक आ रहा है, कहाँ पर पी ब्लॉक आ रहा है, कहाँ पर डी आ रहा है, कहाँ पर एफ आ रहा है। ये सारी चीजें हमको धीरे धीरे हेल्प करेगी। और याद नहीं करना है अभी हमको, एकदम से ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो हम याद करके बैठ जाए, क्योंकि अगर एक दिन में हम याद करने का सोचेंगे वो याद भी नहीं होगी, है ना। और इतना ज्यादा उसका उपयोग भी नहीं होगा। हमको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम चीजें वही याद करेंगे पहले जो हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप शुरुआत करेंगे पदार्थ के बाद में दिमाग में एक चीज क्लियर रखना है कि भाई मुझको 1 यानी कहां से, हाइड्रोजन से लेकर 30 मतलब कहां तक, जिंक तक के परमाणु संख्या यानी क्या, एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, परमाणु संख्या क्या होती है अभी हम देखेंगे भी। फिर दूसरा परमाणु द्रव्यमान, है ना, इन दोनों को समझेंगे भी। लेकिन अभी जो हमको फिलहाल याद करना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। परमाणु संख्या मतलब इसको क्या हो जाएगा, ये आपका एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो जाएगा आपका मास, एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना। तो आपको कहां से कहां तक याद करना है, आपको पूरी टेबल नहीं याद करनी है। सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, 1 यानी हाइड्रोजन से शुरुआत करनी है। और कहां तक याद करना है आपको, 30 तक याद करना है, यानी जिंक तक याद करना है। याद करने की और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनका परमाणु संख्या के साथ साथ आप थोड़ा सा द्रव्यमान, हर किसी का द्रव्यमान आप याद नहीं कर सकते, वो हम बीच बीच में देखते जाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट है उनका आते जाएगा तो उसका याद भी होते जाएगा, बार बार यूज में आएगा तो। लेकिन कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक, है ना, वो हमको याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये तो सभी को पता होगा परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अगर नहीं है तो बिल्कुल हम इसको थोड़ा सा समझें कि भाई मान लीजिए ये क्या है, कोई भी तत्व है, तत्व मतलब धातु, अधातु, अर्धधातु, जो
जो भी है यहाँ पर, अब इसके नीचे जो संख्या यहाँ पर रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर कोई a है और कोई यहाँ पर क्या है b है, कोई संख्या हो सकती है। यहाँ पर हमने मान लिया कि क्या है a है और यहाँ पर ये क्या है b है ना। तो हम समझ जाए कि ये यहाँ पर जो x है वो क्या दर्शा रहा है, कोई भी तत्व है, XYZ कोई भी तत्व, धातु अधातु और अर्धातु कुछ भी हो सकता है। तो जो a होगा, जो a है वो क्या होता है, हमेशा ये क्या होता है, परमाणु संख्या। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा गड़बड़ नहीं कर देना कि a क्या है, जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है, परमाणु संख्या, और जो ऊपर लिखा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान। जो b है, मतलब यहाँ पे ये जो b लिखा हुआ है ये क्या है, तो ध्यान रखेंगे हम, क्या है, परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और ये परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। ठीक, अब द्रव्यमान शुरू में सबसे पहले ध्यान जो आप याद करना शुरू करेंगे परमाणु संख्या से करेंगे। जरूरी नहीं है हर किसी का परमाणु जो द्रव्यमान है वो भी हमको याद हो जाए, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है, ये हमको याद होना जरूरी है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से नियम आए थे भाई पहले के टाइम पे, और कैसे उनका इतना कुछ उपयोग नहीं है, बिल्कुल यूज नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हम एक बार देखेंगे नियम कौन से थे, है ना। अब नियम हम थोड़े से देखें कि जब हमारे सामने ऐसा आया कि भाई कुछ परमाणु भी होता है, कुछ अणु भी होता है, तो वो कैसे मिलते हैं, कैसे मिलकर यौगिक बनाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारा नियम, और बहुत ही आसान, और जो आपने शायद कई बार पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पर आ जाता है, सबसे बढ़िया आसान सा नियम पहला कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, नाम में ही बहुत सारी चीजें इसकी क्लियर हो जाती है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला नियम है। आज के टाइम पे इसका हम इतना नहीं यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं अब, क्योंकि मान लीजिए मैंने क्या बोला, क्योंकि मेरे पास ये नियम आया, द्रव्यमान का जो द्रव्यमान है वो क्या है, संरक्षित है। सबसे पहले तो नियम समझ लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है। ये इस नियम ये क्या बोल रहा है, ये कि जो द्रव्यमान है वो क्या है, निश्चित है। कहाँ निश्चित है भाई, कोई अभिक्रिया हो रही है ना, वहां उसका द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। मान लो ये कोई कार्बन है, इसको मैंने जला दिया मतलब किससे अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, इसको मैंने क्या कर दिया, जला दिया। इसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन, इसको हम देखें कि भाई संरक्षण का नियम कहां से कहां क्या बोल रहा है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 होता है। ऑक्सीजन कितने टाइम से, 2 टाइम्स, मतलब गुणित मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 32। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 44 ग्राम हो गया, 44 ग्राम आ गया। अच्छा अब इसको जोड़ दूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको जला तो दिया, बन कितना रहा है ना। तो कार्बन वापस से कितना होता है, 12, और ये वापस से कितना हो गया, 32। ऑक्सीजन 2 बार है, 32 हो जाएगा, 32 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान ऐसे निकालते हैं, अभी सीखेंगे और आगे, लेकिन यहाँ पर उदाहरण है इसलिए उदाहरण को हम समझ रहे हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो वापस से यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 44 ग्राम। अब देखो ये 44 ग्राम और ये 44 ग्राम, मतलब अभिक्रिया के पहले जितना था उसका द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी होगा, यानी द्रव्यमान उसका कैसा है, संरक्षित है। उसका जो द्रव्यमान यानी जो मास है वो कंजर्व है, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसमें बहुत सारे नियम और शर्तें भी आ जाती हैं कि हमने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, मान लो वो 5 ग्राम का है, छोटा सा टुकड़ा लिया, वो 5 ग्राम का है, उसको हमने क्या कर दिया, जला दिया, है ना। अब जलाने में आपने क्या देखा कि भाई अच्छा पहले तो 5 ग्राम का था वो, इसके बाद में हमने उसको वेट किया, है ना, तोला उसको, उसकी राख बची जलाने के बाद में। अब हमने बोला ये तो 5 ग्राम नहीं हो रहा है, ये तो 1 ग्राम ही बचा, बाकी का गया। ये मान लो 2 ग्राम बचा, बाकी का 3 ग्राम कहाँ चला गया। तो उस केस में हम क्या बताएंगे कि भाई जो उससे गैस निकली वो भी तो बाहर चलेगी, जो हीट निकली, जो ऊष्मा बाहर निकली वो भी तो किसी न किसी रूप में बाहर जाएगी, है ना। तो गैस निकली उसको हमने काउंट नहीं किया, क्योंकि हमने उसको कहाँ जलाया था, हमने ओपनली जला दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और जला दिया।
ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस आई, तो अब ये नियम ठीक है, ये कहता जरूर है, लेकिन सभी चीजें क्या सी एक बंद कंटेनर में होना चाहिए, यानी एक क्लोज वेसल में होना चाहिए, तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम कर रहा है। अगर उसमें से गैस निकल गई है तो उसका द्रव्यमान कहीं ना कहीं कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और फिर हम बोलेंगे कि यार ये नियम तो हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सभी अभिक्रियाओं में लगता है, और बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं। हमको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इधर जितना ग्राम है उधर इतना भी, मतलब इस साइड भी उतना ही ग्राम आएगा, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा था, ठीक। और इस नियम को भी इतना ज्यादा हम नहीं लें, क्योंकि यहाँ के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे हम करेंगे, उसका काम अपने आप यूज में आएगा तो हम सीख जाएंगे। दूसरा वाला जो है ना, अब देखिए ये सभी जो जितने भी नियम जो बने हुए हैं ना, उस नियम का इतना ज्यादा हम केमिस्ट्री में उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा जो नियम है वो है निश्चितता का नियम, यानी जो आपका द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कैसा है, निश्चित है। अच्छा, द्रव्यमान का जो अनुपात है, या फिर हम बात करें कि दो जो परमाणु हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो मिक्स हो रहे हैं, वो आपस में मिक्स करके क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि आपस में उन्होंने मिक्स करके रिएक्शन कर दी है, रिएक्शन करने के बाद में वही क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, या जो दो अणु मिले हैं उनकी परमाणु संख्या में क्या अंतर आ गया, ऐसे क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा समझे कि भाई हमको कौन कौन से नियम देखना है। तो पहला नियम जैसे हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दिया कि भाई द्रव्यमान कैसा है, उसका संरक्षित है। अगर हम आगे की बात करें, दूसरे नियम की बात करें, तो दूसरा जो नियम हमारे पास में होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो कैसा होगा, अनुपात कैसा होगा, निश्चित होगा। अनुपात कैसा होगा, निश्चित होगा। अभी ये मतलब समझते हैं कि अनुपात निश्चित होना मतलब क्या। तो पहले नियम लिख लेते हैं। नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अब वापस से इसका नाम समझे। सबसे पहले तो जो भी हम पढ़े उसके नाम में ही उसकी आधी परिभाषा छिपी हुई रहती है। जैसे इसमें थी संरक्षण में, वैसे देखो क्या लिखा है, स्थिर अनुपात। अनुपात सभी को समझ में आता है कि अनुपात क्या होता है। एक दूसरे को हम अनुपात में लिया, बटे में लिया, रेशो में लिया। तो जो अनुपात है वो कैसा है, स्थिर है ना। यहां पर हम इसका उदाहरण लेते हैं वापस से पानी का। पानी, मान लीजिए एक बच्चे ने पानी लिया है, किसी ट्यूबवेल का पानी है, एक बच्चे ने कुएं से पानी लिया है, एक बच्चे ने कहीं और किसी नदी नाले से पानी लिया है। पानी मतलब क्या समझते हैं हम, उस फॉर्मूला क्या हो गया उसका, H2O, ठीक। तो ये पानी कहीं का भी हो, किसी भी जगह का हो, कोई भी बच्चा लेकर आया हो, इस पानी में जो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा। मतलब कैसा होगा, निश्चित होगा। इसलिए इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, है ना। अब देखिए कैसे, यहां पर ये पानी, अच्छा द्रव्यमान कैसे, कौन सा अनुपात हम बात करें भाई, हाइड्रोजन का एक होता है द्रव्यमान। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम ऐसे याद करते चलेंगे कि किसका कितना द्रव्यमान है, तो अपने आप याद हो जाएगा। और पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन का कितना, एक। हाइड्रोजन कितने बार है भाई, 2 बार है, ये हमने कर दिया, प्लस जोड़ दो। अभी तो अनुपात की बात कर रहे हैं तो प्लस की बात नहीं करते हैं हम। H2O ये 2 बार था, अनुपात लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब देखो 2 अनुपात 16, काट दिया दोनों को, है ना। दोनों को काट दिया, क्या हो गया, 1:8, 1:8, 1 अनुपात 8। मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 अनुपात 8 होगा। अब ये पानी कहीं का भी हो, कहीं का भी, किसी भी नदी का हो, किसी नाले का हो, किसी कुएं का हो, किसी ट्यूबवेल का हो, कहीं का भी हो, अगर पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो इससे पहले लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लकड़ी को जला लो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कोयले को जला लो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, किसी फ्यूल को जला लो, फ्यूल मतलब जैसे पेट्रोल जला लो, डीजल जला लो, क्या बन रहा है लास्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड बन ही रही है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या, ये CO2 कहीं से भी बने, इसका कितना होगा, 1 तो ग्राम याद रखना, इसका बहुत कम आता है 44 ग्राम। और ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है अभी देखा 16, और 16 गुणित कितना भाई 2, तो यहाँ पर रेशियो निकाल लो।
ये हो गया। अब वापस से इसको थोड़ा सरल कर ले हम, मतलब 4 तिया 12 4 8 32, मतलब अनुपात कितना आ गया, वापस से कर दो, कितना हो गया, इसको अनुपात कितना हो गया 1:2, है ना। तो अनुपात, अब ये अनुपात फिक्स हो गया, ये निश्चित अनुपात हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिले, है ना, किसी भी विधि से मिले हमको, अनुपात उसका किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा, ये होगा, ये ध्यान रखेंगे हम, है ना। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें। अच्छा ये यहाँ पर एक हम बात करें भाई, अगर मैंने 4 से काटा है तो ये कितना होगा 3 होगा, 4 8 32, थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, 4 तिया 12 4 8 32, अनुपात ये होगा 1:2, ये 3:8। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा सा देखते हैं अब कि ये हमारा अनुपात का नियम है, और इन अनुपात के नियम का इसका अभी कोई उपयोग नहीं है कि भाई क्या है कैसा है, हम तो सिर्फ अपने देख रहे हैं कि कौन कौन से नियम हमारे पास थे। अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा आता है हमारे पास में, ठीक है, वो भी ऐसा ही है, और बातें हम सारे अनुपात भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा अब तीसरा नियम हमारा गुणित अनुपात का नियम, तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, है ना। अब यहाँ पर देखें गुणित आ रहा है शब्द, इस शब्द का समझ जाए, गुणा हो रहा है, मतलब गुणा होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का होना जरूरी है, मतलब अगर गुणित अनुपात का आ रहा है। अच्छा कभी प्रश्न ऐसा ही बन जाए कि गुणित अनुपात का नियम के लिए कितने परमाणु का होना जरूरी है, तो हम ये ध्यान रखें कि कम से कम 2 होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा, अच्छा अनुपात सभी जगह आएगा, मतलब रेशो हर जगह पर आएगा, और रेशो भी कैसे, बहुत ही सरल अनुपात का होगा, इसलिए नियम को यहाँ भी पढ़ेंगे, इसके बाद इनको इतना याद रखने की या याद करने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि इनका आगे हमको यूज नहीं आएगा। समझते हैं गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है। गुणित अनुपात के नियम ने हमको क्या कहा कि भाई मेरे पास में कोई 2 परमाणु है, आपस में मिले, है ना, आपस में मिलने के बाद में वो क्या कर रहे हैं कि भाई किसी और से रिएक्शन कर रहे हैं, या उन दोनों के आपस का जो परमाणु द्रव्यमान है उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो उनके बीच में जो उसका द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, एक जो अनुपात है, द्रव्यमान का जो अनुपात है या उसके परमाणु की संख्या का जो अनुपात है वो कैसा होगा, एक समान होगा, या बहुत ही सरल अनुपात में होगा। अच्छा वो कैसे होगा, मान लो कार्बन है, कार्बन ने किससे रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीजन से, और कैसे कैसे रिएक्शन करके क्या क्या बना सकता है, भाई मान लो इन दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या क्या बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है, या फिर क्या बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक। ये 2 मेरे पास में मिलते हैं कि भाई अगर वो पूरा जल गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और अगर आधा जला हुआ है तो क्या बन जाएगी, कौन सी गैस बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन हमारा फिक्स है, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम रेशो निकालें, अभी कार्बन का भी हमने देखा था कितना होता है 12, ऐसे याद भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, ठीक। अब कार्बन का 12, और वापस से हमने यहाँ पर क्या देख लिया, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 16 था, और 16 को 2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड में देखते हैं, क्या वापस से कार्बन का 12, अब यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ 16 मिल जाएगा मेरे को। अब इनका रेशो देखो, यहाँ पर कार्बन का तो सेम है, लेकिन ये देखो ऑक्सीजन अलग अलग मात्रा में यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और अगर इनका अनुपात देखें हम, किसका, इन दोनों का अनुपात देखें तो ये दोनों किस अनुपात में रिएक्शन कर रहे हैं, 2:1, मतलब अगर यहाँ पर इस ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो इनके बीच में रेशो कैसा है, अनुपात कैसा है, 2:1 का होगा। मतलब यहाँ पे जो एक निश्चित प्रकार का परमाणु हमारे पास में दूसरे परमाणु से रिएक्शन करके अलग अलग प्रकार के यौगिक बना रहा है, तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि भाई वो जो अनुपात है उनके द्रव्यमान का अनुपात या फिर उनके परमाणु जो जुड़े हुए हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात कैसा होगा, बहुत ही सरल होगा, ये ध्यान रखेंगे हम, है ना, सरल अनुपात में होंगे, इतना भी समझ जाए तो काफी है, ठीक। तो ये हमारा तीसरा नियम है। अब चौथा नियम हमारे किसी ऐसे बुक में नहीं मिलेगा हमको, मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अलग से ही इसको चौथे नंबर में हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो वो हम बोलते हैं उसको रेसिप्रोकल
अब अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती नियम जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमने लिया है परमाणु, उसमें मान लीजिए हमने अब 2 से 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। 3 प्रकार के परमाणु है मेरे पास में, मान लेते हैं एक कार्बन है, एक वापस से हम ले लेते हैं ऑक्सीजन है, और दूसरा ले लेते हैं सल्फर, है ना। अभी समझते हैं पहले, फिर हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये हमारी कहीं बुक में नहीं मिलेगा, तो हम इसको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सीधी सी बात करेंगे कि भाई मेरे पास में क्या है। मैंने ले लिया कार्बन, कार्बन ने ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लिया और सल्फर से भी रिएक्शन कर लिया। अच्छा, कार्बन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। कार्बन ने जब सल्फर से रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, कार्बन डाइसल्फाइड बना, CS2 बन गया। और ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में भी रिएक्शन कर ली। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो मुझको क्या मिला, मान लीजिए SO2 मिल गया, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखिए भाई, कार्बन यहाँ पे भी रिएक्शन कर रहा है, कार्बन यहाँ पे भी रिएक्शन कर रहा है, और जब इन दोनों ने रिएक्शन की, इन दोनों ने अभिक्रिया यहाँ पर जब की, तो अब यहाँ पर इन तीनों का अगर हम अनुपात की बात करें, क्योंकि हम सब जगह पर अनुपात की बात कर रहे हैं, अनुपात की बात करें तो अनुपात, जैसे यहाँ पर देखो ये भी ऑक्सीजन आ गया, ये भी ऑक्सीजन आ गया, जो सल्फर और कार्बन है वो हमारे किससे मतलब रिएक्शन कर रहे हैं, एक से ही, किससे, ऑक्सीजन से कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बना रहे हैं, ठीक। तो इनके, इसके और इसके अनुपात में बात करें, चलो इसका अनुपात निकालो, वापस है 12 और कितना है, वापस है 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके अनुपात निकालो, इसका कितना हो जाता है, सल्फर का कितना होता है 32, ध्यान रखेंगे सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 32 होता है, ठीक है, रेशो निकाल लो। अब ऑक्सीजन वापस से 2 बार है, मतलब कितना, वापस से 32, है ना। इनको सरल भी करते चलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसको हमने क्या कर लिया भाई, 4 से अगर कर लिया सरल तो ये 3:8 आ गया। इसको कर दो तो कितना हो जाएगा, ये तो 1:1 आ गया, ठीक। मतलब यहाँ पर इन दोनों का रेशो। अच्छा, इसकी बात करूं मैं तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन वापस से कितना है 12, अच्छा सेम रेशो आ जाएगा 12। अच्छा 12, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे सल्फर कितनी बार है, 2 बार है, तो हमारे यहाँ पर क्योंकि सल्फर 2 बार है तो हम क्या करेंगे, 32 से 2 का गुणा कर देंगे, तो हम यहाँ पर ले लें 64 आ जाएगा हमारा, ठीक। अब हमको तो अनुपात किसका निकालना है भाई, यहाँ पर आप किसी भी इनका, ये 8 और इसका अनुपात निकालोगे तो आपको एक सरल अनुपात, यानी कोई पॉइंट में राशि नहीं मिलेगी, दशमलव में कोई राशि नहीं मिलेगी, जो भी चीज मिलेगा हमको एक सरल अनुपात में मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, पूर्ण संख्या यहाँ पर हमको मिल जाएगी, है ना। तो ये नियम हमको मिलता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक ही परमाणु जब 2 प्रकार के अलग अलग परमाणुओं से यौगिक करके, रिएक्शन करके जब यौगिक बनाता है तो उनके भी जो अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, एक सरल अनुपात में होते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और देखें, आगे हमारे और 2 नियम बचे हैं, क्योंकि ये नियम काम नहीं आएंगे, लेकिन अब जो आगे के नियम है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे सिर्फ हमको वही काम आएंगे, है ना। तो अब हम उनकी तरफ चलते हैं, इनको सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ओके। इनको इतना ध्यान रखना है कि भाई ये जो हमारे थे तीनों नियम जो हमारे थे, इन तीनों नियम को बस यही पढ़ना है, और यही बस दिमाग में रखना है कि सारी चीजें एक निश्चित अनुपात में होगी, सरल अनुपात में होगी, इससे ज्यादा हमको ध्यान नहीं रखना है। अब 2 नियम जो इम्पोर्टेंट है और जिन पे प्रश्न भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखें, नाम सुना होगा गेलुसेक, साइंटिस्ट के नाम पे ही है, गेलुसेक नहीं दिया था, उन्होंने बताया, है ना, बहुत ही आसान, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है पढ़ने में। हम देखें भाई गेलुसेक ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, एक कंटेनर ले लिया हमने, कंटेनर सिलेंडर टाइप का बर्तन ले लिया, जो भी है जिसमें हम गैस भर रहे हैं, क्योंकि है ना गेलुसेक, अब ये जो नियम है ना ये हमारे गैस के लिए काम में आएंगे, लिक्विड के लिए, ठोस के लिए काम नहीं आएंगे, ये किसके लिए काम आएंगे, गैस के लिए काम आएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी गैस वाले ही आएंगे, वो ध्यान रखिएगा। जहां पर ठोस आ जाए छोड़ देना, लिक्विड आ जाए उसको भी छोड़ देना। अब ये सिलेंडर है मान लीजिए, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 5 लीटर मान लो, कितना है, 5 लीटर का है ना। अगर आपने प्रेशर, टेम्परेचर और ये वॉल्यूम भी निश्चित है, ये क्या कर रखा है, सेम कर दिया है, तो अब इस कंटेनर में आप जितने भी, मतलब मान लीजिए कोई भी गैस भर रहे हैं, अब वो जो गैस है हमारे पास में कौन सी, नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है ना, कोई भी हो,
उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम अभी गेलुसेक, क्योंकि हम गेलुसेक के नियम की बात कर रहे थे, तो इन्होंने तो सिर्फ इतनी ही बात कही थी कि भाई जो गेलुसेक है उन्होंने ये बोला कि हम कोई भी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उसमें जो गैसेस अभिक्रिया में भाग लेती हैं वो कैसी होती हैं, एक सरल अनुपात में होती हैं। पहले हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा अभी दूसरे उसमें आ गए थे। हम यहाँ पर देखें कि भाई गेलुसेक ने हमको क्या कहा, हमको बोला कि भाई मान लो वापस से हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, सॉरी कार्बन किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से कर रहा है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ पर देखना इसने क्या बोला, भाई अगर इसका यहाँ पर देखो इसकी मोल की संख्या कितनी है। अच्छा, अब मोल बहुत बड़ा शब्द होता है, वैसे तो है छोटा सा, लेकिन अपने आप समझने के लिए बहुत बड़ी है इसकी थ्योरी है मोल। अभी आगे समझेंगे मोल क्या होता है, पहले समझे। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ पर देखें ये भी कुछ नहीं मतलब एक है, और यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब भी क्या एक है ना। तो यहाँ पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी गैस या कोई भी चीज दूसरे गैस से या फिर मान लो किसी दूसरे परमाणु से क्रिया कर रही है तो यहाँ पर इनका अनुपात भी क्या होगा, निश्चित होगा और सरल अनुपात में होगा। इसका मतलब अगर 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पर मोल शब्द यूज कर रही हूं मैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। C+O2 क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 1 मोल ही क्या मिलेगा मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, मैं मोल बदल दूं, क्या कर दिया हमने, मोल बदल दिया। मोल कैसे बदल दिया, 2 मोल कार्बन ले लिया तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, डबल, और ये कार्बन जो बनने वाला है ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, इसको ग्राम में भी लेकर आ सकते हैं। अब ग्राम में कैसे देखते हैं। सबसे पहले कार्बन कितना था, 12 ग्राम। 12 ग्राम को जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, भाई ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना, 16 दूनी 32, यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। और यहाँ पर मुझको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 44 ग्राम मिल रहा था। ये सभी एक सरल अनुपात में है और ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा का मतलब क्या कि यहाँ पर अगर इसको मैंने डबल कर दिया, भाई अगर मैंने यहाँ पर 24 ग्राम ले लिया है, मैंने क्या कर दिया, 12 को 2 से गुणा कर दिया, मतलब इसको मैंने डबल ले लिया, तो उस केस में 12 दूनी कितना, अगर ये कितने ग्राम हो गया है, 24 ग्राम, तो 24 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए मुझको ऑक्सीजन कितना चाहिए पड़ेगा, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 32, और 32 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देते हैं, मुझे 64 ग्राम यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, इसको भी क्या कर दूं, डबल कर दूं, मतलब कितने ग्राम, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुझको मिलेगा, है ना। तो ये नियम बहुत ही आसान गेलुसेक ने दिया था, उन्हीं के नाम पर इसको बोल दिया गेलुसेक का नियम। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारा आखिरी नियम जो हम सिलेंडर वाला पढ़ने की अभी इससे पहले हम देख रहे थे, वो दिया था एवोगैड्रो ने, है ना। अब वो एक हाइपोथेसिस थी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई मेरे पास में कोई एक सिलेंडर है, तो जब वापस से कंडीशन आ जाएगी कि हमने यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, तापमान और जो हमारा आयतन है वो हमने क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया। अब दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये गेलुसेक का नियम था। दूसरे नियम में आ गए हम यहाँ पर, कौन सा नियम, एवोगैड्रो का नियम। शॉर्ट में समझेंगे इसको। एवोगैड्रो ने क्या कहा था वो हम देखेंगे। सिलेंडर लिया, आयतन सेम, प्रेशर भी है, तापमान भी है, सब कैसा कर दिया, एक जैसा कर दिया। अब गैस भरो तुम कोई सी भी, गैस तुम नाइट्रोजन भर दो इसमें, गैस तुम ऑक्सीजन भर दो इसमें, हीलियम भर दो। जो यहाँ पर गैस भरोगे, जितना वॉल्यूम होगा है ना, जितना आयतन आप लोगे, उनके सभी गैसेस के जो मोल्स हैं, जो उनके मोलों की संख्या होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी। डायरेक्टली इसको ये भी ध्यान रखें कि जो V है, जो आयतन है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल है। ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एवोगैड्रो ने क्या बोला था। तो एवोगैड्रो ने कहा था कि जो वॉल्यूम है यानी जो आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N के। लेकिन कब, जब उसका प्रेशर और तापमान या फिर उसका जो आयतन है वो क्या कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए। तो कोई भी गैस अगर उस सिलेंडर में हम भरेंगे तो हमेशा उसका, अच्छा मान लो कौन सी गैस भरी, नाइट्रोजन, तो भी जो मोलों की संख्या होगी वो उतनी ही होगी जितनी अगर आपने भर दी हाइड्रोजन। दोनों के मोलों की संख्या कितनी होगी, सेम। अगर ये कंडीशन लगा दी है मैंने,
अब मेरे को इसके द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, अब मुझे इसके आकार से कोई मतलब नहीं कि हाइड्रोजन तो बहुत छोटा है, नाइट्रोजन उससे थोड़ा सा बड़ा है, या फिर हीलियम छोटा है, नियॉन थोड़ा सा बड़ा है ना। अब मेरे को उसके आकार से मतलब नहीं है। अगर हमने ये कंडीशन लगा दी है तो यहाँ पर जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, यानी V जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी चीजें नई नई आई हैं। अगर हमको पहले से आता है कि मोल्स क्या होते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम जो शुरुआत करेंगे वो मोल की शुरुआत करेंगे, है ना। अभी तक हमने देखा, पदार्थ देख लिया हमने यौगिक कैसे बन रहे हैं या उनके लिए जो नियम आए थे हमारे पास में वो देखा, और हमने देख भी लिया है, हम पढ़ते हैं कि नियमों का अभी तक हमको ऐसा कुछ उपयोग में नहीं है, लेकिन बस पढ़ना है। लास्ट के 2 नियम हमारे लिए उपयोगी थे, उनके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। हाँ, अब जो आगे हम शुरुआत करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम बोलते हैं मूल संकल्पना, या हम बात करें कि मूल अवधारणा, या हम बात करें मूल कंसेप्ट की। ठीक, अच्छा जो मूल कंसेप्ट हमारा है, मूल कंसेप्ट जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें हमको पहले समझनी पड़ेगी। परमाणु क्या है, अणु क्या है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि मूल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलो हम पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। परमाणु मतलब क्या, पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं सबसे छोटी यूनिट, ऐसा पहले डाल्टन जी आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा वो थ्योरी आप एक बार रीड कर लेना, कि उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उन्होंने बोला था कि जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा है और उसको तोड़ नहीं सकते हैं। बस थोड़े दिन बाद में वो फेल हो गए, क्योंकि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं कैसे, इलेक्ट्रॉन भी होता है उसमें, प्रोटॉन भी होता है उसमें, और न्यूट्रॉन भी होता है। मतलब अब जो परमाणु है उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स है वो हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप उसको तोड़ रहे हैं तो छोटा ही होगा उससे, है ना, उससे छोटी भी चीजें हमारे पास में है। तो डाल्टन की थ्योरी तो हमारे फेल हो गई थी, और फिर भी उन्होंने कुछ जो बताया था कि ठीक है भाई न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल अभी भी होता है, उदासीन होता है मतलब, है ना, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों ही बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, परमाणु को हमने समझा बहुत छोटी एक यूनिट है, ये हम देखेंगे। उसको हम अब बोल सकते हैं कि उसको हम तोड़ सकते हैं किस किस में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। 3 पार्टिकल्स ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे का जो पार्ट है हमारा परमाणु संरचना, उसमें हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देखें कि भाई परमाणु क्या है, कैसा है ना। मोल की संख्या में प्रश्न बन जाए कभी, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है तो पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेगा हमको। ठीक, चलो उसके बाद हम देखते हैं कि द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु संख्या द्रव्यमान हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि क्या होता है ना। अब थोड़ा सा हम ये समझें कि भाई करना क्या है और कैसे हम कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे कि पूरा बहुत सारी चीजें, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, फिर ग्राम एटॉमिक मास हो गया, इन सब चीजों में अभी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम सीधा सीधा पढ़ेंगे कि भाई मेरे को किसी अणु का यानी किसी मॉलिक्यूल का द्रव्यमान काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको कैसे करूंगी, और यही चीज मेरी मूल संकल्पना में भी काम आएगी। ठीक, तो ये हमने देखा भी था, अभी हम वापस से देखते हैं। जैसे मैंने पानी का उदाहरण ले लिया, भाई मुझे सॉरी हर एक चीज का द्रव्यमान पता होना चाहिए। जैसे पानी में कौन कौन है, हाइड्रोजन भी है और कौन है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, लेकिन सॉरी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। कितनी बार है, 2 बार है, मैंने 2 से गुणा कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 1 ही बार है ऑक्सीजन। अच्छा जोड़ दो इनको, 2 गुणित कितना हो गया, 16 बराबर कितना हो गया, 18। ये ध्यान रखिएगा। पानी का द्रव्यमान, एक अणु, पानी की एक अणु, पानी के एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल बोल रही है, एक अणु बोल रही है, ध्यान रखिएगा। उसका द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। कितना है, 18 ग्राम, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही हमको बहुत सारी चीजों का निकालते आना चाहिए ना, सभी का निकालते आना चाहिए। इसलिए शुरुआत में कहा था क्या कि भाई हमको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के परमाणु संख्या वाले जितने भी हमारे तत्व हैं वो और उनके द्रव्यमान याद होने चाहिए। और बहुत ज्यादा जो यूज में आने वाले हैं उसका जैसे जैसे यूज आते जाएगा कुछ तो हमको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आज हमने बहुत सारी चीजों का पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का पढ़ रहे हैं, कार्बन का हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सल्फर का हमारा रिपीट हो रहा है ना। ऐसे आते जाएगा, अभी नाइट्रोजन का भी आएगा, वो तो हम देखेंगे। जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम याद उसको करते जाएंगे। तो भाई परमाणु संख्या हमको समझ गए थे क्या होती है, हमने परमाणु द्रव्यमान देख लिया कहाँ लिखते हैं, है ना, होता क्या है। लेकिन हमको क्या देखना है कि भाई अणु का यानी किसी मॉलिक्यूल का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालूंगी, तो उन सभी के परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दूंगी तो क्या निकल जाएगा, उसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं,
है ना। आप कुछ इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO। हमको बोला इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितना होता है, एक होता है, कितने बार है, 2 बार है, प्लस सल्फर कितना होता है, 32, ये लिख दिया, एक ही बार है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, कितनी बार है, 4 बार, है ना। अब यहां पर इसको हम क्या कर दें, जोड़ दो, क्या कर दें इसको, ये हो गया 2, 2 बार हो गया, प्लस कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस कितना हो गया, इसको कर दो, कितना होता है, 64। तो ये मेरे पास में टोटल अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। जोड़ के देखिएगा आराम से, लिख मत देना। तो मैं इसको जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। मतलब क्या निकला कि इसके एक अणु का द्रव्यमान है ना, एक मोल का द्रव्यमान होगा। अभी यहाँ पर चीजें बदल जाएगी, मैंने ये सबको जोड़ के निकाला, यहाँ पर कितना निकला है इसका, 98 ग्राम। एक मॉलिक्यूल, एक मोल, यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये किस क्या है, 98 ग्राम। अब यहाँ पर तो हम सिर्फ अभी आणविक द्रव्यमान निकालना सीख रहे हैं, है ना। जब हम मोल संकल्पना पढ़ेंगे तो यहाँ पर हर जगह पर जहां मॉलिक्यूल या अणु की बात कर रही हूँ, अब वहां पर मोल आ जाएगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब एक होता है, जब बाकी नंबर तो वही की वही रहेंगे, ठीक, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब किसी भी चीज का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो उसके सारे परमाणिक द्रव्यमान को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, कि जब उनको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। चलिए अब हम मोल अवधारणा पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमको कैसे क्या करना है। और मेरे ख्याल से यहाँ इसके बाद में हम इतना जरूर समझ जाएंगे कि मान लीजिए हमने 1 टेबल स्पून जैसे मान लीजिए नमक लिया हुआ है या ग्लूकोज लिया है, हम उसमें ये काउंट कर सकते हैं कि कितने उसमें उसके अणु हैं। जैसे अगर मैंने NaCl लिया हुआ है, खाने का नमक, NaCl मतलब ये समझ जाए, धीरे धीरे हम फॉर्मूला भी याद करेंगे, है ना, कि भाई मैंने जो यहाँ पर नमक लिया है, या फिर एक मुट्ठी में ले लो, हाथ में ले लो, देखकर इतना समझ में आ जाए कि इसमें कितने किसके परमाणु हैं, है ना, या फिर टोटल अगर NaCl की बात करें तो कितने हैं, यहाँ तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही हमको सिखाती है मोल अवधारणा, कि कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, सारी चीजें हम यहाँ पर याद निकाल सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, दिया किसने था ये हम देखेंगे, किसने दिया था हमारे सामने, एवोगैड्रो ने दिया था, ठीक है, उन्होंने हमको बताया था, मोल का शब्द वहीं से आया था हमारे पास में। और मोल जब हम शुरुआत करें तो अच्छा हमको एक चीज याद रखनी है, वो ध्यान रखना कि मोल जो है कहीं पे भी आ जाए उसका नंबर ध्यान रखना, क्या, 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये नंबर याद होना जरूरी है, ठीक। अच्छा कुछ बुक में इसको 2-3 भी था पहले, अभी जो बुक आ रही है उसमें 2-2 है, लेकिन कई जगह पे 2-3 भी है, तो इसको आप 2-3 या 2-2 जब भी आपको लग रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए तो आप इसको 6.022 इंटू 10 to the power 23 क्या है, मोल है। मोल मतलब क्या, एक मोल, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा आप पहले समझो भाई, एक मोल, मेरे पास में ये पेन, मैंने बोला एक पेन मोल, मोल यहां पर आ गया शब्द, है ना, कि एक मोल पेन है। एक मोल किसी के भी आगे लग जाए तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये ध्यान रखना। अब आप सामने बैठे हैं, बुक लेकर बैठे हैं, कॉपी लेकर बैठे हैं, पेन लेकर बैठे हैं, अगर उन सभी के सामने मैं ये लगा दूं कि एक मोल, मतलब अगर आपने बोल दिया एक मोल पेन है या एक मोल पेंसिल है, मतलब कितनी पेंसिल है या कितने पेन है, तो ध्यान रखेंगे कि 6.022 इंटू 10 to the power 23, इतनी संख्या में मेरे पास पेन है। कॉपी की बात करूं, कॉपी हो जाएगी, है ना। अच्छा ये हमारे आसपास की चीजें थी। अब आ जाते हैं वापस केमिस्ट्री में, कि किसी भी चीज के आगे एक मोल लगा है, मतलब उसकी संख्या कितनी है, ये कितनी, एवोगैड्रो संख्या Na, इसको Na से भी दर्शाते हैं, ये संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, Na, ये ध्यान रखिएगा, जहां Na लिखा मतलब समझ जाए कि कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं, एवोगैड्रो संख्या, यानी 6.022 इंटू 10 to the power 23 की बात हम कर रहे हैं, ठीक। अच्छा मान लो अब मेरे पास लिखा है 1 मोल हाइड्रोजन,
मैंने अभी सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है, मैंने H2 नहीं लिखा, H प्लस नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या कि 1 मोल हाइड्रोजन मतलब क्या है कि टोटल कितने हो गए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, यानी परमाणु किसके, हाइड्रोजन के। ठीक, अच्छा अब मुझे बोला कि 1 मोल H2 लिखा, अब मैंने, अब संख्या बदल जाएगी, बदल जाएगी क्या, संख्या नहीं बदलेगी क्योंकि ये यहाँ पर सेम है, ये मोल ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अब क्या मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन गैस की बात आ गई क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऐसी अवस्था में मिलेगी मुझको H2, है ना। अच्छा अब मुझको बोल दिया 1 मोल क्या H प्लस, क्या बोला मुझको 1 मोल H प्लस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ नंबर सेम रहेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, लेकिन किसके, H प्लस के। और H प्लस मतलब क्या भैया, आयन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन A प्लस है यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, आयन ऐसे ही बना है ना, अभी वो भी सीखेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि मोल, मोल मतलब अगर एक मोल कहीं पे यानी मोल शब्द लग जाता है तो नंबर ये आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे हम, है ना। अब वो किसी एटम का हो, वो किसी अणु का हो, या वो किसी आयन का हो, अगर उसके आगे मोल शब्द मैंने लगा दिया है तो ये संख्या आ जाएगी, यानी इतनी संख्या में वो होगा। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि अब कुछ भी चीज अगर 1 मोल हो गई उसका मतलब क्या कि उसकी संख्या कितनी हो गई है भाई, उसकी संख्या इतनी हो गई है। अब 1 2 3 4 कितना भी आ जाए, मेरे को सिर्फ गुणा ही करना है इसमें। भाई यहाँ पर 1 मोल की बात चल रही थी तो मैंने ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर क्या कर देते हम 2 कर देते तो इस नंबर में मैं 2 का गुणा कर देती, 3 हो जाता, मेरे को 3 मोल बोल देता तो मुझे मैं क्या करती यहाँ पर 3 से गुणा कर देती। जितना मोल आपको बोला जा रहा है उतने ही मोल का हम उसको गुणा करेंगे, भाग भी कर सकते हैं, भाग कैसे करेंगे है ना वो देखेंगे अभी हम। अभी हमने ये देखा, सबसे पहले तो मोल का मतलब समझा। अच्छा मोल निकालने का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, मोल निकालने का भी क्या है एक फॉर्मूला। अभी हमने सिर्फ मोल में कितनी संख्या मिलेगी मुझे ये समझा है, अभी मोल कैसे निकालेंगे वो हमको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अब भाग करने वाली बात जो कहा था भाई, अगर 1 है तो इतना है, आधा मोल दे देता मुझे, मुझसे पूछता कि 0.5 आधे मोल में कितना है, तो इसको मैं 2 से भाग कर दूंगी, आधा हो जाएगा, जो संख्या आएगी वो आधे मोल की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट ये तो मोल हो गया, और उसके बाद अगर मैं बात करूंगी मोल का सूत्र क्या होता है, कैसे मैं मोलों की संख्या निकाल सकती हूं। मोलों की संख्या इसको दर्शाते हैं स्मॉल n से, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से, ये ध्यान रखना। कैपिटल N अगर आ गया तो वो तो पूरा नंबर आ जाएगा एवोगैड्रो की संख्या का। मोलों की संख्या निकालना है तो किससे दर्शाऊंगी मैं, स्मॉल n से दर्शाऊंगी, ठीक। अच्छा इसका सूत्र भी ध्यान रखना, W अपॉन m, W बटे m। अब W क्या है वो हम देखें, W क्या है, गिवन मास, गिवन मास अभी देखते हैं हम, और ये हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। भाई ये गिवन मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इनको हम थोड़ा सा समझेंगे कि W मतलब गिवन मास मतलब दिया हुआ मास। मान लो हमको जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने 1 चम्मच नमक लिया हुआ है, 1 चम्मच ग्लूकोज लिया हुआ है, अगर मैं इसकी बात करना चाह रही हूँ तो इस समय कितना होगा, तो ये मास तो मेरे को दिया हुआ है कि 5 ग्राम में निकालना है आपको, कितने मोल है, मोलों की संख्या कितनी है ना। तो ये जो द्रव्यमान मुझे दिया हुआ रहेगा उसी को हम क्या दर्शाएंगे, यानी क्या लिखेंगे, W गिवन मास जो दिया हुआ है, और M ध्यान रखना M से मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, जिस भी चीज का पूछा जा रहा है उसका द्रव्यमान, ठीक है। वो कैसे, जैसे अभी हमने निकाला था, किसका निकाला था हमने बहुत सारी चीजों को निकाला, अब वापस एक बार निकाल के हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है, जैसे पानी की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। पानी का मॉलिक्यूलर मास निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, कितना आ रहा था, 18 ग्राम आ रहा था,
ठीक। अब पानी के यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, नंबर हम समझ जाते हैं कि 1 लिखा हुआ है। अब ये जो 1 लिखा हुआ मतलब 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया, इसका 18 हो गया है। अब में मोल शब्द यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर कि 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया, यहाँ पर 18 हो गया है। ठीक, तो अभी तो हमको सीखना है कि भाई मोलों की संख्या निकालनी कैसे है, ये निकालना है हमको। अब यहाँ पर द्रव्यमान जो गिवन है, यहाँ पर उसका आणविक द्रव्यमान। अब पानी का ही द्रव्यमान मान के चलो आपको दिखा हुआ है कि 36 ग्राम है। सिंपल सा उदाहरण लेंगे, भाई 36 ग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको बताना मोलों की संख्या कितनी है। अब उसका पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 ही हमको पता है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, अच्छा ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, ध्यान रखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मोलों की संख्या नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, कोई इकाई नहीं होती है। यहाँ पर इसको काट दो मैं, कितना आ गया 2। तो पानी के मोलों की संख्या किसमें 36 ग्राम में कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पर। ठीक, मोलों की संख्या बता रहे हैं हमको, अगर हम टोटल बताएंगे तो अब देखो यहाँ पर मोलों की संख्या निकाली हमने, कितनी हो गई है 2। और 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, वो हमको पता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में किसका गुणा करना है, मुझे 2 का गुणा करना है। तो ये मेरे को 2 का मिल जाएगा। ऐसे ही मुझे जितने मोल आ रहे हैं उसका मैं गुणा करके यहाँ पर उस मोल में यानी उतने मोल में कितने उसके पार्टिकल्स की संख्या है वो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो सूत्र याद रखेंगे कि जो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है वो क्या है, W/m है। और W क्या होता है, जो द्रव्यमान हमको दिया गया है, और M क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, यानी उसका आणविक द्रव्यमान। ये ध्यान रखेंगे निकालना कैसे, कि जितना भी परमाणु द्रव्यमान है उसको मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। अब जोड़ने पर क्या मिल जाएगा मुझको, उसका आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। और दोनों को दोनों से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, तो मोल की संख्या जब हम निकालना सीख जाएंगे तो हमको समझ जाएंगे कि भाई कितने मोल में कितने उसके पार्टिकल्स हैं, उसमें कितने परमाणु हैं, कितने उसमें अणु हैं। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे की अब क्लास में, आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि भाई हम कुछ न्यूमेरिकल्स के द्वारा इसको समझेंगे और अच्छे से कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, ये सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है।